नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिफ। केंद्र सरकार ने आज राष्ट्र विरोधी संगठन पीएफआई पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। क्या है इस प्रतिबंध के मायने, इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके अलावा दिखाएंगे खबर की क्या रहे आज के कैबिनेट के बड़े फैसले। होगी बात दिल्ली की आबकारी नीति में कसते कानूनी शिकंजे की भी। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान होंगे देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सैन्य कार्य विभाग के सचिव के रूप में भी करेंगे कार्य। 40 साल का रहा है सेना का करियर। साल 2021 में पूर्वी कमान से हुए थे सेवानिवृत्त। नई दिल्ली, अहमदाबाद और शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पुनर्विकास परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी। 10,000 करोड़ रुपए खर्च होने का है अनुमान। गरीब कल्याण अन्न योजना दिसंबर तक रहेगी जारी। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को भी कैबिनेट की मंजूरी। पीएफआई सहित 8 सहयोगी संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने, आतंकी साजिश करने, अराजकता फैलाने के आरोपों में गृह मंत्रालय की बड़ी कार्रवाई। पीएफआई प्रतिबंध पर देवबंद मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बयान। राष्ट्र विरोधी ताकतों को कर देना चाहिए नेस्तनाबूद। कई राजनीतिक दलों का समर्थन, कईयों ने जताई असहमति। ओवैसी ने कहा प्रतिबंध का नहीं करते समर्थन। केजरीवाल की आबकारी नीति घोटाले पर कानून का शिकंजा। शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को 6 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत। सीबीआई को मिली विजय नायर की 5 दिन की कस्टडी। प्रधानमंत्री गुरुवार को 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे गुजरात। 29,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। 36वें राष्ट्रीय खेल का करेंगे शुभारंभ। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव से पहले पार्टी कलह सुलझाने में जुटी। गहलोत के सियासी दांव के बाद पार्टी के अंदर और बाहर कयासों का दौर जारी। कांग्रेस का दावा 1-2 दिन में हो जाएगी तस्वीर साफ। भारत और दक्षिण अफ्रीका के 3 T20 की सीरीज का हुआ आगाज। तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है पहला मैच। दक्षिण अफ्रीकी कर रही है बल्लेबाजी। तो आप देख रहे हैं तभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश के खिलाफ कई मामलों में लिप्त पाए गए विवादित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आज केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। सरकार ने पीएफआई के सहयोगी संगठनों को भी प्रतिबंधित किया है, तो सारे सबूत भी देश के सामने रखे हैं। केंद्र सरकार ने पीएफआई के खिलाफ राज्यों को यूएपीए के तहत कार्रवाई करने का भी अधिकार दे दिया है। देश विरोधी ताकतों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और इसके 8 सहयोगी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने इन सभी संगठनों पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। बीते कई वर्षों से पीएफआई को लेकर लगातार जानकारी आ रही थी कि ये संगठन देश में दंगा कराने, माहौल खराब करने से लेकर के देश विरोधी गतिविधियों को फंडिंग करने का काम कर रहा है। केंद्रीय एजेंसियां और राज्य पुलिस काफी समय से पीएफआई और इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी, जिसको लेकर पहले 22 सितंबर को देश भर में 15 राज्यों में करीब 106 गिरफ्तारियां की गई। वहीं 27 सितंबर को भी छापेमारी कर संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरी कार्रवाई के बाद मिले तथ्यों और सबूतों को आधार बनाकर केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल पीएफआई पर हो रही कार्रवाई का विरोध करते हुए इतने हताश हो जाते हैं कि राष्ट्रद्रोह की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस समय एक ऐसी सरकार है देश में
जो किसी तरह की ऐसी अप्रिय स्थिति से निपटने में पूरी तरह से सक्षम है। ये राजनीतिक दल हमारे देश में, ये हमारे देश का, या मैं कहूँगा मेरा, आप सब लोगों का ये दुर्भाग्य है कि ऐसे राजनीतिक दल हमारे देश में काम कर रहे हैं जो कई बार विरोध करते करते हताशा निराशा में राष्ट्रद्रोह की स्थिति तक पहुंच जाते हैं। बुधवार को गृह मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा कि इन गैर कानूनी संगठनों में द रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेंस फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन शामिल हैं। सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा कि पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संगठन के रूप में काम करते हैं, लेकिन इनका गुप्त एजेंडा समाज के एक वर्ग विशेष को कट्टर बनाकर लोकतंत्र को कमजोर करना है। विभिन्न मामलों की जांच में ये साबित हुआ है कि पीएफआई और इसके कैडर हिंसक और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रहे हैं। पीएफआई और इससे जुड़े लोग कई आतंकी गतिविधियों और कई प्रमुख व्यक्तियों की हत्या में भी शामिल रहे हैं। पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य सिमी और जमातुल मुजाहिदीन जैसे प्रतिबंधित संगठनों के सदस्य भी रह चुके हैं। पीएफआई के वैश्विक आतंकी समूह के साथ संपर्क के भी कई सबूत मिले हैं। यहाँ तक कि इनके कैडर ने ISIS के लिए अफगानिस्तान, सीरिया, इराक में काम किया है। कई मारे गए तो कुछ को सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार भी किया है। पीएफआई और उससे जुड़े संगठन हवाला व अन्य माध्यमों से विदेश से पैसा जुटाकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि पीएफआई कई आपराधिक आतंकी मामलों में शामिल रहा है। ये संगठन देश के संवैधानिक प्राधिकार का अनादर करता है, तो साथ ही बाहरी स्रोतों से मिले धन और समर्थन से ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये ताकत दी गई कि वो पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए UAPA कानून के अंतर्गत कार्रवाई कर सकते हैं। गृह मंत्रालय की इस कार्रवाई के बाद उम्मीद की जा रही है कि पीएफआई जैसे देश विरोधी संगठनों पर नकेल कसेगी और देश के बाहर बैठे लोग जो भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, उनके मंसूबों पर भी पानी फिर जाएगा। सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो पीएफआई पे एक तरीके से केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन उस कार्रवाई के बाद में अगर बात की जाए तो जैसे ही केंद्र सरकार ने इस कार्रवाई को किया, उसके बाद से देश के तमाम बड़े तबके से एक तरीके से इस पूरी कार्रवाई का स्वागत किया। खासतौर से मुस्लिम समाज की ओर से भी बहुत बड़े तबके में लोग आगे आए, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को सही कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई निश्चित तौर से होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ सियासी दल या कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इस प्रकार की कार्रवाई पर कई प्रकार के सवाल उठाए। किस प्रकार से इस पूरी कार्रवाई, जो कि देश विरोधी तंजीमों के खिलाफ थी, उसके बावजूद भी कुछ सियासत देखने को मिली, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई है, देखिए इस रिपोर्ट में। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगी पाबंदी के बाद दिल्ली से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु तक पीएफआई के दफ्तरों के बाहर गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। दिल्ली के शाहीन बाग स्थित संगठन के मुख्यालय के आसपास पुलिस सुरक्षा कड़ी कर दी गई। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की गई। इसके साथ ही बेंगलुरु और चेन्नई में भी सुरक्षा की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही। वहीं केरल के कोलम में पीएफआई के प्रदेश सचिव अब्दुल सत्तार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हालांकि देश भर में कट्टरता और आतंक की साजिश रचने वाले पीएफआई पर प्रतिबंध की कार्रवाई का व्यापक तौर पर स्वागत किया गया। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जैनुल अबद्दीन अली खान ने फैसले को लेकर कहा कि सरकार को बहुत पहले ही पाबंदी लगानी चाहिए थी। वहीं ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशी काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि ये कट्टरपंथियों के लिए नजीर है। ये बहुत पहले लग जाना चाहिए था। 5 साल पहले जो इनकी एक्टिविटीज देश के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे, उसके अंदर सामने आई हुकूमत वक्त के, तो उनको उसी वक्त इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ये अंतिम ऐसा प्रतिबंध होगा जो किसी कट्टरपंथी संस्था पर किया जाए। इसके बाद कोई ऐसी संगठन, कोई ऐसी संस्था अब वजूद में नहीं आएगी जो मुल्क को तोड़ने की ताकतों में सक्रिय रहती हो। मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने भी पीएफआई पर लगी पाबंदी का स्वागत किया है। लोकतंत्र को कमजोर करना, देश में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और इसके संगठन जो थे सहयोगी संगठन, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं भारत सरकार का। इस बात का खैर मकदम करते हैं
कि आईन के खिलाफ अगर कोई भी जाए तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विभाजनकारी कार्यों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ाई से पेश आया जाएगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पीएफआई पर लगे प्रतिबंध पर कहा कि भारत में देश विरोधी नारे लगाने वालों की कोई जगह नहीं है। पीएफआई काफी लोगों को रेडिकलाइज कर रहा था। सो ये बहुत ही बोल्ड डिसीजन है, नेशनल इंटरेस्ट में है। पीएफआई संगठन जो है, ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है राष्ट्रभक्तों का है। या देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है। एक और जहां व्यापक तौर पर कार्रवाई का समर्थन किया गया, तो वहीं दूसरी ओर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले भी बाज नहीं आए। एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमेशा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कट्टर दृष्टिकोण का वे विरोध करते आए हैं, लेकिन कट्टरपंथी संगठन पर प्रतिबंध का समर्थन नहीं किया जा सकता। चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है, ये मुस्तकबिल के लिए डेंजरस चीज है। गौरतलब है कि एनआईए की पीएफआई के खिलाफ 2 राउंड की छापेमारी चली। पहले राउंड में एनआईए ने 22 सितंबर को छापेमारी कर देश भर से 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया। इसके बाद 27 सितंबर को 247 लोगों को पकड़ा गया। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 सालों के लिए बैन लगा दिया है। सुधाकर दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स। कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। क्यों बहनों, मिल गई ना खबर कैंप की? हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक, कान, त्वचा, शुगर, बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें, तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है।
और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। केंद्रीय कैबिनेट ने आज कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिलने वाला मुफ्त राशन अब दिसंबर महीने तक जारी रहेगा, जिसके तहत 80 करोड़ लोगों तक इसका फायदा पहुंचेगा। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों का 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला भी किया है। इसके साथ साथ कैबिनेट ने देश में 3 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय बनाने का भी फैसला किया है। त्योहारी मौसम में कई मोर्चों पर अच्छी खबर आई है। मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त अतिरिक्त अनाज मुहैया कराने वाले पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 3 महीनों का फिर विस्तार दिया है। इस योजना के अगले चरण पर करीब 45,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस योजना के तहत हर एक राशन कार्ड धारी परिवार यानी करीब 80 करोड़ लोगों को उसके निर्धारित कोटे के अतिरिक्त 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। इसका मतलब है कि हर परिवार को 2 गुना राशन मिल जाता है। इस योजना के जरिए सरकार अब तक 1,003 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का वितरण कर चुकी है। यानी अब अक्टूबर से दिसंबर तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त अनाज पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलता रहेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को विस्तार किया गया अगले 3 महीने तक 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह। उसी तर्ज पे अगले 3 महीने तक इसको जारी रखा जाएगा, क्योंकि त्यौहार का सीज़न भी है। जैसा मैंने कहा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा से लेके छठ पूजा, दशहरा, दिवाली, गुरुपूर्व से लेके क्रिसमस तक तीनों महीनों में बहुत सारे त्यौहार हैं। उसी तर्ज पे इसको 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह तो अगले 3 महीने तक वो मिलेगा और कुल मिलाकर 121 लाख मीट्रिक टन लगभग खाद्यान्न दिया जाएगा अगले 3 महीनों में, जिस पे कुल मिला के खर्चा 44,762 करोड़ रुपए के लगभग आएगा। मोदी सरकार ने कोरोना की पहली लहर के दौरान इस योजना की शुरुआत की थी। तब से लगातार इस योजना को समय समय पर आगे बढ़ाया गया है। इसके अलावा एक अन्य अहम फैसले के तहत कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को राहत देते हुए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से सरकार पर 12,852 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। महंगाई भत्ते में ये बढ़त 1 जुलाई 2022 से लागू होगी। सालाना 12,852 करोड़ रुपए का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा और 8 महीने के लिए, जो अभी हम जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक देखें तो 8,568 करोड़ रुपए का बोझ वित्तीय वर्ष 2022-23 में पड़ेगा। लेकिन इससे लाखों ऐसे सरकारी कर्मचारी और जो पेंशन धारक हैं उनको लाभ मिलेगा। कैबिनेट ने एक और बेहद अहम फैसले के तहत देश के 3 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तर का बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का विकास पहले चरण में किया जाना तय किया गया है। इसके लिए रेल यात्रियों पर कोई भी अतिरिक्त भार नहीं लगाया जाएगा। इंटेलिजेंट बिल्डिंग, एक सस्टेनेबल बिल्डिंग, एक ग्रीन बिल्डिंग और एक सिटी फ्रेंडली सिटी सेंटर बने, उस कल्पना के साथ स्टेशंस का डिज़ाइन हो। टोटल देश के 199 स्टेशंस का रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है, जिसमें बेसिकली 50 लाख से ऊपर जहां ट्रैफिक है, फुटफॉल है साल का, उन सब स्टेशंस को एक साथ लिया जा रहा है। और जैसे जैसे इसमें प्रोग्रेस होगी, उसके नीचे 50 के बाद में 10 लाख से ऊपर वालों को भी नेक्स्ट फेज में लिया जाएगा। इसमें से 47 स्टेशंस के टेंडर निकल चुके हैं और 32 स्टेशंस पे काम फिजिकली चालू हो चुका है। 3 जो देश के सबसे बड़े स्टेशंस हैं, नई दिल्ली, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और अहमदाबाद स्टेशन, ये 3 जो बहुत बड़े स्टेशंस हैं, इन स्टेशंस के लिए आज कैबिनेट ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में 10,000 करोड़ रुपए इनके लिए सैंक्शन हुए। तीनों ही स्टेशनों के लिए निविदा की प्रक्रिया 10 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। तीनों स्टेशनों के विकास कार्यों को पूरा करने के लिए अधिकतम 3.5 सालों की समय सीमा तय की गई है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर सेना से जुड़ी हुई। जनरल विपिन रावत की मृत्यु के करीब 9 महीने बाद सरकार ने बुधवार को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को
नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नामित किया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के रूप में नियुक्त किया है, जो भारत सरकार सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि लगभग 40 वर्षों से अधिक के करियर में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान कई कमांड संभाल चुके हैं। उन्हें जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व भारत में आतंकवाद विरोधी अभियानों का व्यापक अनुभव है। जनरल विपिन रावत की मृत्यु के बाद से ही CDS का सैन्य पद खाली था। दिल्ली सरकार की जिस आबकारी नीति को लेकर लंबे समय से राजनीति देखने को मिलती रही है, अब उस शराब नीति पर केंद्रीय एजेंसियों ने गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी हैं। इस मामले में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों की माने तो जल्द ही इस मामले में कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। दिल्ली के एक्साइज पॉलिसी के मामले में अब CBI ED ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं, जहां एक और 27 सितंबर को दिल्ली की आबकारी नीति गड़बड़ी के मामले में पहली गिरफ्तारी विजय नायर के रूप में की गई, तो दूसरी ओर 28 सितंबर को इंडो स्पिरिट के मालिक समीर महिंद्रू को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर को 5 दिन की CBI रिमांड पर भेज दिया है, जबकि CBI ने 7 दिन की रिमांड की मांग की थी। CBI ने अपनी FIR में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया था। मनीष सिसोदिया के अलावा CBI की FIR में तत्कालीन आबकारी आयुक्त RV गोपी कृष्णा, तत्कालीन आबकारी आयुक्त आनंद तिवारी, आबकारी अतिरिक्त आयुक्त पंकज भटनागर, एंटरटेनमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लाउडर के CEO विजय नायर, पैरानॉट रिकॉर्ड के पूर्व कर्मी मनोज राय, बिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमनदीप ढल, इंडो स्पिरिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महिंद्रू, बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक अमित अरोड़ा, फर्म बड्डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड दिनेश अरोड़ा, फर्म महादेव लिकर्स के वरिष्ठ अधिकारी सन्नी मारवाह, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अर्जुन पांडे के नाम शामिल हैं। ED और CBI तेजी के साथ मामले की जांच कर रही है। जो सबूत और दस्तावेज दोनों जांच एजेंसियों को मिले हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कुछ गिरफ्तारियां दिल्ली की शराब नीति को लेकर हो सकती हैं। नीरज सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। बात कांग्रेस की। राजस्थान में सियासी समीकरण हर रोज बदल रहे हैं। कांग्रेस से शीर्ष नेतृत्व की तरफ से राजस्थान कांग्रेस के 3 नेताओं महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। ये तीनों ही गहलोत गुट के हैं। वहीं इन सब के बीच हाईकमान ने अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी है। ऐसे में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केशव वेणुगोपाल ने कहा है कि राजस्थान के सियासी ड्रामे को मीडिया की उपज करार दिया। तो वहीं उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने एक बार फिर से आलाकमान को इशारों में ही सही, लेकिन ये जता दिया है कि बहुमत अशोक गहलोत के साथ ही है। There is no drama is happening in Rajasthan. Everything will be clear within 1 or 2 days. Media people thinking that is a drama. Congress is doing democratic experiments, exercises. No, you are writing, you are criticizing. We are welcoming. We never stop the mouths of the people who are criticizing the Congress party. कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता की विधायक की आवाज सुनी जाती है। उसी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 102 विधायकों की आवाज दिल्ली तक हमारे केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाएंगे। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तीन साल से ये दोस्त रोज इसी जगह पे मिलते हैं। कभी कभी बात भी कर लेते हैं। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली।
द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात, गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ, और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. और इस छोटे से ब्रेक के बाद न्यूज नाइट में अब वक्त है आज की बड़ी खबर पे चर्चा करने का, जो कि PFI के बैन से जुड़ी हुई है, और इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष भी। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, PFI हुआ बैन। अपने आप में केंद्र सरकार के इस फैसले को बेहद बड़ा और अहम माना जा रहा है। इस विषय पे बात करने के लिए खास पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। OP सिंह जी हैं इस वक्त हमारे साथ में, जो कि पूर्व DGP रहे उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ गए। सर बहुत स्वागत है। दूसरे खास मेहमान फिरोज वक्त अहमद साहब, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। OP सिंह जी, शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूँगा, क्योंकि PFI का मामला है और तमाम राज्यों में हमने देखा कि कैसे लगभग एक सप्ताह के अंदर कई बड़ी रेड हुई हैं। उसके बाद में इस तरीके की स्थिति निकल के आई, तमाम एजेंसियों ने जानकारी जुटाई, उसके बाद ये तय हुआ कि साहब इस प्रकार के तमाम जो प्रतिबंधित जो संगठन है उनके खिलाफ कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ये लंबे समय से मांग की जा रही थी और सरकार लगातार काम कर रही थी। OP सिंह जी, सवाल पहला यही कि आखिर कितनी बड़ी ये अपने आप में कार्रवाई और क्यों ये जरूरी थी, इस प्रकार की विचारधारा, इस प्रकार की सोच पे चोट करने की, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं? देखिए, ये PFI को बैन लगाया जाना एक स्वागत योग्य कार्य है। मैं भारत सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं, और मैं स्वयं एक पुलिस ऑफिसर रहा हूं, और मैंने एज DGP UP मैंने भी पत्र लिखा था और रिकमेंड किया था कि PFI को बैन किया जाए। PFI की गतिविधियां जब से इसका गठन हुआ है 2006 से, तब से इन गतिविधियों में ये देखा गया है कि भारत को इस्लामिक देश बनाए जाने की प्रक्रिया में योगदान देना, बाबरी मस्जिद या गुजरात दंगों में जो मुस्लिमों के प्रति हुए अत्याचार का बदला लिया जाना, और कई हिंदू संगठनों को बैन किया जाना, ये सब इनके मकसद रहे हैं। और यही कारण है कि इनका हमेशा प्रो मुस्लिम एजेंडा रहा है, और हिंदू बायस की तरह इन्होंने मिलिटेंट लैंग्वेज को यूज किया है। तो जो भी रेड्स अभी जो हाल में हुए थे, जो NIA और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के द्वारा और स्टेट पुलिस फोर्सेस के द्वारा कई राज्यों में इस प्रकार के रेड हुए, और कई इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल्स, कई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले। और ये रेड्स जो हैं वो NIA और ED ने बहुत सोच समझकर, बहुत ही क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस के आधार पर उन्होंने किया है। और जो हम लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा है, जो चार्जशीट उन्होंने दिया है, जो उन्होंने कोर्ट को जो दिया है, उस कोर्ट के रिमांड के लिए जो उन्होंने आधार बनाया है, उस आधार पे क्लियर कट लिखा हुआ है। बेसिकली हम 3 चीजों पर इस पर ध्यान दें, फोकस करें कि इनका जो मकसद रहा है वो हमेशा टेररिस्ट फंडिंग की तरफ रहा है। इन्होंने ट्रेनिंग कैंप्स, लोकल ट्रेनिंग किया है, और तीसरा इन्होंने रेडिकलाइज किया है। जो मिसगाइडेड यूथ्स हैं हमारे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हों, उसको रेडिकलाइज करने की कोशिश की है। तो हम समझते हैं कि ED और NIA के पास पर्याप्त आधार है उसको बैन किए जाने का। और यही कारण है कि जब जून या जुलाई में जब बिहार में वो घटना हुई थी, तब परहैप्स ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन हो गया था भारत सरकार के लिए कि इन गतिविधियों पर किस प्रकार हम अंकुश लगाएं। बिल्कुल, और शायद इसलिए इस बड़े फैसले को लेने का वक्त भी आ गया था। फिरोज वक्त अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। फिरोज जी, क्यों इस प्रकार की कार्रवाई को एक सांप्रदायिक चश्मे से देखने का काम भी कुछ लोग कर रहे हैं? हालांकि बहुत बड़े स्तर पर देखा जाए तो मुस्लिम समुदाय की ओर से भी देश विरोधी ऐसी तंजीमों को बैन करने पर खुशी जाहिर की गई है। कई जगहों तो इसका खुशी का बहुत खुल के इजहार भी किया गया है, बयान दिए गए हैं। किस तरीके से आप देखते हैं कि देश विरोधी सोच को
संप्रदाय विशेष के खिलाफ देखने की जरूरत नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है कि ओपी सिंह साहब ने बड़ी अच्छी बात करी और मैं उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि देश के अधिकतर जो मुसलमान हैं इसको हिंदू मुस्लिम के जाविये से, एंगल से नहीं देख रहे हैं। पीएफआई एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, दुनिया को इस बात का पता है, और जिनको पता नहीं था पता चल गया है, क्योंकि देर आए दुरुस्त आए। काफी अरसे से देखने में आ रहा था कि पीएफआई फंडिंग कर रही है, जहां अपने कहीं आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, राइट्स हो रहे हैं। यूपी में था कि 1.25 करोड़ रुपया पीएफआई की जानिब से पहुंचा, इस तरह की खबरें आ रही थी। लेकिन हम सब हैरान थे, उसमें मैं खुद को भी शामिल कर रहा हूं, कि आखिर पीएफआई को बैन क्यों नहीं किया जा रहा है, आखिर क्या वजह है। लेकिन यह है कि हिंदुस्तानी सरकार जो भी काम करती है बड़ा पक्का काम करती है, लीगल एविडेंस के बात करती है, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि ये गलत हुआ है। दूसरी बात, जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम की ऐनक से देख रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि टेररिस्ट चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, टेररिस्ट होता है। और ये कहना कि ये पीएफआई वाले मुसलमान हैं इस वजह से इनकी कसाई हो रही है, ये बिल्कुल गलत चीज है। और आखिर में मैं कहना चाहूंगा उन लोगों के लिए जो इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखते हैं, एक तो ये समझ लीजिए, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, देखिए मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क और हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। अगर आपने बात समझ ली तो अवश्य ही हिंदुस्तान विश्व गुरु भी बनेगा और $5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है, जैसा कि हमारे बहुत मुअज्जिज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सपना है, वो भी बनेगा। तो इसी वजह से मैं चाहता हूं कि जितने भी ये हमारे मुस्लिम बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, इनको इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर्स, मैथ्स, ज्योग्राफिया सबका ज्ञान दिया जाए। और इतना भारी इनका टैलेंट है, कुरान जैसी मोटी किताब को याद कर लेते हैं, उसको सही रास्ते पर चलाया जाए। और ये काम जो है ये जब भी हो सकता है कि जब इनको भटकाने, बहलाने, फुसलाने, भड़काने वाली जो तंजीमें हैं, जैसे पीएफआई और भी कुछ हैं, उनको बैन किया जाए और सही रास्ते पे, सही जाविये से, सही एंगल से इनको समझाया जाए। बिल्कुल, सरकार के साथ साथ समाज को भी आगे आना होगा, इस प्रकार की सोच पे चोट करने की जरूरत है। ओपी सिंह साहब, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहते हुए आपने खुद ये चिट्ठी लिखी थी पीएफआई को बैन करने को लेकर। क्या एक बड़ी चीजें या क्या ऐसी बातें आपने देखी जिसके चलते आपको ऐसा लगा कि एक इतने बड़े राज्य के पुलिस प्रमुख के तौर पे इस प्रकार के कदम को उठाने की जरूरत आपको महसूस हुई? क्या वो बड़ी वजह है या क्या एक मोडस ऑपरेंडी आपने इन लोगों का देखा जिस तरीके से पीएफआई काम करता रहा है? देखिए, पीएफआई का जो मुख्य प्रभाव था और है जो, वो मोस्टली वो केरला में है। केरल में चूंकि मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है और वहां 2010, 2011, 12 में ऐसी घटनाएं हुई जो पीएफआई को एक्सपोज की, और उनकी मुख्यतः वो जो घटनाएं, वायलेंट इंसिडेंट्स हुए वो केरल में हुए। लेकिन उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं रहा, और उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जैसे शामली है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, मेरठ है, बिजनौर है, मुरादाबाद, अलीगढ़, ये सारे जो वेस्टर्न यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें पीएफआई का प्रादुर्भाव और उनका दखल है। और उस दखल में उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो सीक्रेटली हम लोगों ने उसका अध्ययन किया और पाया कि चाहे वो सीए प्रोटेस्ट हो, एनआरसी हो, उन सबों में भी बहुत तरह के लिटरेचर हमें मिले, बैनर्स मिले, पोस्टर्स मिले, और उन सब चीजों को हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले। भड़काने की बात ये अक्सर किया करते थे, बैनर्स में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो पिछले कई वर्षों से इस प्रकार की घटनाएं वो करते रहे हैं। उसका प्रभाव जो है वो सदर्न स्टेट्स में, पर्टिकुलरली केरला में ज्यादा है, बट उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी इसका पड़ा। और यही कारण है कि इनके जो मंसूबे थे कि हम 2047 तक भारत को इस्लामिक देश बनाएंगे, और जो एक प्रो मुस्लिम एजेंडा लेकर वो चल रहे थे, जैसा कि अभी हमारे मुस्लिम स्कॉलर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हमें एक राष्ट्रवादी हित को सोचते हुए ये देखना है कि इस प्रकार का प्रतिबंध हमारे लिए, देश के लिए कितना फायदेमंद है या नुकसान है। फायदेमंद है, और यही कारण है कि अगर हम मुस्लिम कार्ड को लेकर चले, हिंदू कार्ड को लेकर चले, तो हमारे लिए बहुत ही गलतफहमी और गलत होगा। हिंदू बायस है कि नहीं है ये सोचना गलत होगा, प्रो मुस्लिम एजेंडा लेकर चलना भी गलत होगा, और मिलिटेंट लैंग्वेज यूज करना हर एक चीजों पर, ये भी बहुत बुरी बात है। तो मैं समझता हूं कि पीएफआई की जो गतिविधियां रही हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, और यही कारण है कि हम लोगों ने विवश होकर ये कहा कि इस पर बैन लगाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोगों ने सीए प्रोटेस्ट के दौरान ही देखा कि उनकी गतिविधियां जो है वो राष्ट्र विरोधी थी।
जी बिल्कुल, अपने आप में ये सीए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन में कैसे एक फंडिंग की, इसका बहुत से प्रूफ भी एजेंसीज के पास में। हमारे साथ में तीसरे खास मेहमान राजीव टुली जी भी जुड़ गए, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव जी, किस तरीके से आप केंद्र सरकार के इस अहम फैसले को देखते हैं? पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों को बैन किया गया है, क्योंकि विदेश में बैठी ऐसी तमाम ताकतें जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहती हैं, अस्थिर करना चाहती हैं, वो इस प्रकार के संगठनों को पैसा देकर कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ तमाम मुहिम चला रही थी। इस फैसले का क्या मायने, कितना फायदा? राजीव जी। मात्र इस बात का, इस पूरे घटनाक्रम को अगर एक लाइन में समअप करना है तो हम कह सकते हैं देर आए दुरुस्त आए। देखिए, आप ये बात कह रहे हैं कि वो विदेशों से पैसा ले रहे थे। मुझे लगता है कि उनका एक भारत में भी एक बड़ा तंत्र था पैसा इकट्ठा करने का। और उससे भी बड़ी बात यह है, जो रेडिकलाइजेशन एक बहुत छोटे वर्ग का वो करने का प्रयास कर रहे थे और जिसके कारण से पूरा मुस्लिम समाज जो है वो बदनाम हो रहा था। अब देखिए, जो गैजेट आज केंद्रीय सरकार ने दिया है उसमें उन सब घटनाओं का जिक्र है, उन सब घटनाओं की चर्चा है, उन सब घटनाओं का उल्लेख है जहां जहां जिन जिन घटनाओं, हिंसक घटनाओं में पीएफआई का हाथ पाया गया है, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ पाया गया है, जिहाद, ये जो अभी नकाब को लेकर के कर्नाटक में और अन्य राज्यों में जो रेडिकलाइजेशन और छोटे छोटे बच्चों को लेकर के उनके दिमाग में जहर भरने का काम जो पीएफआई कर रहा था, मुझे लगता है कि एक देर से आया हुआ है डिसीजन है, मगर एक अच्छा डिसीजन है, इसका वेलकम करना चाहिए। परंतु केवल बैन करने से सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं मानता। इन्होंने जो एक बड़ा नेटवर्क एस्टेब्लिश कर लिया था, चाहे वो सत्य सारणी के नाम पर वहां केरल में भोली वाली बच्चियों को, चाहे वो क्रिश्चियन होगी या हिंदू होगी, उनको बहला फुसला कर उनको उनका कन्वर्जन करना, उनकी मुस्लिम लड़कों से शादियां करवाना, वो उनको आईएसआईएस के लिए काम करने के लिए, तालिबान के लिए काम करने के लिए विदेश भेजना, या फिर ये चाहे प्रवीण नेटारू को मारा होगा केरल में, विभिन्न जो शरद को मारा होगा, सतीश को मारा होगा, इन सब घटनाओं को जिसको करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो तंत्र बना लिया था, उस तंत्र का विध्वंस होना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि एनआईए ने जो इतनी तैयारी के साथ, एनआईए, ईडी, स्थानीय पुलिस प्रशासन, इन सब ने जो एक समेकित, एक सिंक्रोनाइज्ड जो इन्होंने ये कार्रवाई की है, मुझे लगता है ये स्वागत योग्य है और इसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल। फिरोज जी, आपको लगता है कि बैन कर देना अपने आप में सबसे अंतिम उपाय नहीं है, या सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि जो सोच है, जिस प्रकार का एक तंत्र खड़ा कर लिया था इस प्रकार के विचारधारा से प्रभावित लोगों ने, उस तंत्र पर चोट करने की भी जरूरत है। उस लिहाज से क्या और कदम आपको लगता है कि समाज की तरफ से भी उठने की जरूरत, ताकि कुछ नए लोग इस प्रकार के नए नाम से एक नया खेल करना शुरू ना कर दें? नहीं हजरत जी, बिल्कुल सही बात आपने फरमाई, और मुझसे पहले जो मेरे मुअज़्ज़िज़ दोस्त तुली साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल आप दोनों ने मिलके एक असेसमेंट पे आप पहुंच गए हैं कि बैन लगाना इज नॉट सफिशिएंट, ये इनफ नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैन लगता है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे तो दूसरे नाम से शुरू हो जाती है, उस पे लगता है तीसरे से, तो ये एक चेन है, सिलसिला है जो कि ये समझिए लगातार जारी रहता है। तरीका यह है, देखिए, जो घेटो माइंडसेट है ना, उसको बदलना होगा। मिसाल के तौर पे अगर मेरे जैसा आदमी अगर केरला में होता, तो मैं जो मुस्लिम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, पीएफआई के रास्ते पे चल रहे हैं, मैं कुरान की आयतों को लेकर, हदीस के एग्जाम्पल्स को लेकर उनको ये बता के कि हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, के वतन से मोहब्बत, वतन परस्ती, नेशनलिज्म, पेट्रियोटिज्म, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने कहा है आधा ईमान है, मैं तो कहता हूं पूरा ईमान है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने अपनी जिंदगी में कहा था कि देखो हिंद की जानिब से ठंडी हवाएं आती हैं, तो ये लोग पीएफआई के हों या कोई भी हों, ओवैसी हों या आपके तौकीर रजा खान हो या कोई भी इनके जैसे लोग हों, जिस तरीके से द वे दे आर स्प्यूइंग वेनम, द वे दे आर बर्निंग इंडिया, जैसे ये जहर उगलते हैं, आग लगाते हैं, कोशिश ये की जाए कि इन लोगों को सही रास्ते पे लाया जाए। ठीक है, और बाकी फिर ये, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, बाकी फिर अगर कोई मंत्री ये कहता है गोली मारो सालों को, तो
तो कहते हैं ये मुसलमानों को गोली मारने की बात करते हैं। अरे वो मंत्री ने मुसलमानों को गोली मारने की बात हरगिज नहीं की थी, वो टेररिस्ट को, जो एंटी इंडिया जार्गन में मुलव्विस लोग हैं, उनको मारने की बात की थी। आखिर में बस ये कहना चाहूंगा कि प्यार मोहब्बत से कोई ऐसी चीज नहीं जो नहीं जीती जा सकती। कुरान का हवाला देके, हदीस का हवाला देके ये सारे लोग सही रास्ते पे आ सकते हैं, और उसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं, तुली जी हैं, आप लोग कर रहे हैं। और अगर उससे नहीं मानते तो एक रास्ता सजा का है, जो कि हम नहीं चाहते, लेकिन दैट इज द ओनली वे आउट। अनफॉर्चुनेट जी। ओपी सिंह जी, किस तरीके से आपको लगता है कि पहले एक सिमी जैसी संस्था खड़ी होती है, उस पर जब बैन लगता है तो कमोवेश उसके तमाम जो लोग हैं वो पीएफआई जैसे संगठन को खड़ा करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। अब पीएफआई बैन हुआ है, लेकिन क्या आगे ऐसी इस सोच के साथ में देश विरोधी काम ना हो, उसके लिए और क्या आगे कदम उठाने की जरूरत है? देखिए, पीएफआई पे बैन हुआ, ये स्वागत योग्य है, इस पर कोई दो राय नहीं है। और यदि हम पूरे पीएफआई के इतिहास को देखें, 2006 से लेकर आज तक देखें, तो सिमी पहले था जो बैन हुआ, उसके बाद पीएफआई बना, उसके पहले एनडीएफ के रूप में ये काम कर रहा था। और इसके अभी भी अनुषांगिक संगठन जितने भी हैं, चाहे वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई हो, या रिहाब इंडिया फाउंडेशन हो, या कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया हो, ये सारे जो आउटफिट्स हैं, ये सब जो है एक्टिव। अब सबसे बड़ी चुनौती जो एनआईए और ईडी को होगी वो ये है कि अभी भी हमारे जितने भी रेड्स हुए हैं, कई राज्यों में रेड्स हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस मिले हैं, मटेरियल सीज हुए हैं और वाइटल डॉक्यूमेंट सीज हुए हैं, उन सबों को मिलाकर उसका विशेष अध्ययन करना पड़ेगा। एक हमारा क्वालिटेटिव प्रोसिक्यूशन होना बहुत जरूरी है, और साथ ही साथ हम जितने भी हमारे अनआइडेंटिफाइड मिसगाइडेड यूथ्स हैं, जो अभी हमारे नेटवर्क में नहीं आए हैं, जो अभी भी भागे हुए हैं, उनको बहुत ही बारीकी से उनके पीछे उनको ट्रैक करके उनको भी गिरफ्तार किए जाने की आवश्यकता है। यदि हम नहीं करते हैं तो वो फिर रीग्रुप कर लेंगे, और रीग्रुप करके वो किसी दूसरे नाम से आ जाएंगे। तो ये जरूरी है कि हम उन सबों के पीछे भी पड़ें और ट्रैकिंग करें। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन के लिए ये जरूरी है कि हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन लेकर, जो इंटरनेशनल फंडिंग हमारा हो रहा है या हमारे इंटरनेशनल कैंप्स जो लग रहे हैं ट्रेनिंग के, इन दोनों चीजों पर भी हमें ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ नेशंस में हमारी इज्जत बढ़ी है, हमारी शाख बढ़ी है जी। उस लिहाज से हमें काम करते रहने की जरूरत है, क्योंकि ये महज यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, इस सोच पे लगातार हमको अंकुश लगाना पड़ेगा। फिलहाल वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम एनसीपीसीआर के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप एनसीपीसीआर के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए, जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। Just look at it, sir. 0 to 100 in 5 seconds flat. Really? आपकी है? तुम्हें भी अपने बुढ़ापे में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है।
तो अभी से नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करो। नेशनल पेंशन सिस्टम, ये 60 की उम्र तक पैसे बचाता और बढ़ाता है और फिर उन्हीं पैसों को हर महीने सैलरी की तरह आप तक पहुंचाया जाता है। 1800110708 और वेबसाइट www.pfrda.org.in। नेशनल पेंशन सिस्टम में इन्वेस्ट करने से टैक्स भी बचता है सर। नेशनल पेंशन सिस्टम। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. और ब्रेक के बाद अब बात खेलों से जुड़ी खबर की। 36वें राष्ट्रीय खेल गुरुवार से गुजरात में शुरू हो रहे हैं। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलों का उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। एक भव्य समारोह में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों का उद्घाटन करेंगे और देश भर से इन खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स को संबोधित करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय खेल गुजरात में पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। ये खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे। इन खेलों में देश भर से तकरीबन 15,000 एथलीट्स, कोच और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रीय खेलों में एथलीट 36 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। दूरदर्शन पर इन खेलों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन ने खेलों के प्रसारण के लिए विशेष तैयारियां की हैं। दूरदर्शन का ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ दिन रात खेलों के प्रसारण की तैयारियों में जुटा हुआ है। राष्ट्रीय खेलों के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने 100 से ज्यादा कैमरे लगाए हैं। साथ ही 10 OB वैन्स और 10 DSNG। प्रधानमंत्री इन खेलों का भव्य उद्घाटन करेंगे और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि राष्ट्रीय खेलों के लिहाज से अगर बात की जाए तो 36वां ये अंक होगा और अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। और प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे और दूरदर्शन ने विशेष तौर पर तैयारी की हुई है इस पूरे आयोजन को भव्य तरीके से देश दुनिया के सामने रखने के लिए। और नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहां पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना एक तरीके से खेलों के महाकुंभ के तरीके से है। 36वां संस्करण होगा। बहुत बड़ी संख्या में खिलाड़ी प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। तमाम राज्यों से प्रतिभागी वहां पहुंचे हुए हैं और अपने आप में राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होना भी एक फख्र की बात है। कई नए रिकॉर्ड्स बनेंगे, कई नए रिकॉर्ड्स या कहा जाए पुराने रिकॉर्ड्स टूटेंगे। किस तरीके से ये तमाम कोशिशें लगातार होंगी खेलों के मैदान पर, इसको आप तक पहुंचाने की दूरदर्शन ने तैयारी भी की है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अलावा कल सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में आयोजित कार्यक्रमों में भी लगभग 29,000 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे अहमदाबाद मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे और शुक्रवार को गांधीनगर मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस और अहमदाबाद मेट्रो में प्रधानमंत्री यात्रा भी करेंगे। शुक्रवार को ही वे अंबाजी में 7200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। तो प्रधानमंत्री अगले 2 दिन एक तरीके से गुजरात में होंगे और तमाम महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की वो शुरुआत करेंगे, शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे। करीब 29,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शुरुआत होगी और कल 36वें
राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री करेंगे। अब नजर डालते हैं देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। और कुछ और जो खबरें हम दिखाएंगे आपको फटाफट अंदाज में, उससे पहले हम एक बार फिर से नजर डाल देते हैं कि किस प्रकार से कल 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। क्या कुछ तैयारियां हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट को। गुरुवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेलों का उद्घाटन करेंगे और देश भर से इन खेलों में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स को संबोधित करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय खेल गुजरात में पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। ये खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलेंगे। इन खेलों में देश भर से तकरीबन 15,000 एथलीट्स, कोच और अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। अब तक के सबसे बड़े राष्ट्रीय खेलों में एथलीट 36 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। दूरदर्शन पर इन खेलों का लाइव प्रसारण किया जाएगा। दूरदर्शन ने खेलों के प्रसारण के लिए विशेष तैयारियां की हैं। दूरदर्शन का ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ दिन रात। तो अपने आप में ये भव्य आयोजन होगा। और अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अयोध्या में आज भारत रत्न लता मंगेशकर की जयंती पर उनके नाम से एक चौक का उद्घाटन किया गया। इस बेहद खास कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संबोधन दिया और लता दीदी के साथ बिताए कुछ पलों को साझा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम की पैड़ी के पास और सरयू की पवित्र धारा के करीब लता मंगेशकर चौक की स्थापना कला जगत के लिए एक अनमोल रत्न के तरीके से है। पीएम मोदी ने कहा कि लता मंगेशकर चौक पर स्थापित मां सरस्वती की विशाल वीणा संगीत साधना का प्रतीक बनेगी और अपने आप में कोई भी जो अयोध्यावासी जो वहां पहुंचेंगे या बाहर से जो पर्यटक पहुंचेंगे उनके लिए एक ऐसा केंद्र होगा जहां पे सुर साधना के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं इस रिपोर्ट को। तो अपने आप में लता मंगेशकर जी के लिहाज से, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है और ऐसे दिन पर अयोध्या में उनके नाम से एक चौक की शुरुआत होना उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक बड़ी पहल कही जा सकती है। प्रधानमंत्री का खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ना लता दीदी को अपने आप में एक श्रद्धांजलि के तौर पे कहा जा सकता है और उनकी सुर साधना को सम्मान देने के लिहाज से इस चौक को उनके नाम से जोड़ा गया है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी वीणा को लगाया गया है जो अपने आप में मां सरस्वती के साधकों के यानी सुर साधकों के लिहाज से एक बड़े सम्मान के प्रतीक के तौर पर है और अपने आप में आकर्षण का एक केंद्र है। यहाँ पे 92 कमल भी लगाए गए हैं जो उनके 92 साल की उम्र की सुर साधना का भी एक तरीके से परिचायक के तौर पे दिखाई पड़ता है। तो ये अपने आप में बेहद आकर्षण का केंद्र होगा अपने आप में आने वाले वक्त में। तो निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश सरकार की एक पहल जिसकी आज शुरुआत हुई है और किस तरीके से यहाँ पे जो लोग आएंगे वो जहाँ जुड़ेंगे। और आज भी लता दीदी को देश दुनिया में लोग जानते हैं, पहचानते हैं उनकी सुर साधना के लिए और ऐसे में उनके सुरमधुर आवाज़ में वहाँ पे अगर भक्तिमय संगीत वहाँ पे गुंजायमान होगा तो ये अपने आप में वहाँ आने वाले लोगों के लिए एक मनोहर दृश्य के तौर पर, एक रमणीय एक स्थल के तौर पर देखने में कहीं ना कहीं साफ तौर पर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वक्त देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। इन खबरों से पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार।
देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। इसी के साथ न्यूज नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।